ज़ेनित्सु और इनोसुके डीमन स्लेयर एनिमे के दो फैन फेवरेट कैरेक्टर्स। क्या होगा अगर हम इन दोनों के बीच में एक बैटल करवाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमेनियन पे, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर एनिमे के मोस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में, इनोसुके और ज़ेनित्सु। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के ऊपर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो बिना किसी देरी के आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है ये जानने के लिए हम इन लोगों को कुछ पावर क्राइटेरियाज़ के ऊपर जज करेंगे, जो कि होंगी फिज़िकल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, ब्रीदिंग स्टाइल एंड इनहेरिटेड कैपेबिलिटीज़। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में। इनोसुके और ज़ेनित्सु दोनों की ही फिज़िकल स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों ही डीमन स्लेयर्स हैं और ब्रीदिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें होती हैं टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग और अपनी इंडिविजुअल ब्रीदिंग स्टाइल्स। इसकी वजह से इन दोनों की ही फिज़िकल स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन से कई ज़्यादा अच्छी है। हम लोगों ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स को पावरफुल डीमन से फाइट करते हुए देखा है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इन दोनों ने ही इंटेंसिव फिज़िकल ट्रेनिंग की है, जैसे कि पत्थर के बोल्डर्स को उठाना और लड़कियों को बैठा के पुशअप्स लगाना। वेल, पुटिंग दिस थिंग्स असाइड, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनोसुके, ज़ेनित्सु और तांजीरो दोनों ही से ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ रखता है। नाउ आप में से बहुत सारे लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे कि तांजीरो इनोसुके से ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ रखता है, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि स्टोन हशिरा गियोमी की ट्रेनिंग में तांजीरो को बोल्डर हिलाने के लिए अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करना पड़ा था, लेकिन इनोसुके ने बिना अपना मार्क अनलॉक किए ही बोल्डर को हिलाया था, और ज़ेनित्सु तो बोल्डर को हिला ही नहीं पाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ेनित्सु फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत पीछे है, लेकिन मैं आप इनोसुके की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पावर क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि है स्पीड। ना मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस पावर क्राइटेरिया में कौन बाजी मारने वाला है। जी हाँ, अपना प्यारा सिंप ज़ेनित्सु। ना क्योंकि ज़ेनित्सु ठंडा ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। थंडर ब्रीदिंग में थंडर की मूवमेंट्स को मिमिक किया जाता है, इसीलिए ज़ेनित्सु थंडर की तरह बहुत ही लाइटनिंग स्पीड में मूव कर सकता है। उसे सिर्फ थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म पता है, थंडर क्लैप एंड फ्लैश, लेकिन वही फॉर्म उसके लिए काफ़ी है। वहीं अगर हम बात करें इनोसुके की, तो उसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब ज़ेनित्सु ने डाकी की गर्दन काटने के लिए अपना थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म गॉड स्पीड यूज़ की थी, तो इनोसुके भी उसकी स्पीड को कुछ टाइम के लिए मैच कर पा रहा था। इससे हम साबित कर सकते हैं कि इनोसुके की भी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हालांकि ज़ेनित्सु जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खासी स्पीड है। तो स्पीड के मामले में तो ज़ेनित्सु बाजी मार लेगा, लेकिन अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ पे इनोसुके का पलड़ा फिर से भारी हो जाएगा, क्योंकि हमने अपर मून 6 की फ़ाइट में देखा है कि इनोसुके की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डैमेज लेने के बाद भी इनोसुके प्रॉपर फाइट कर पा रहा था, और इतना ही नहीं, इनोसुके अपने ऑर्गन्स को भी अपने बॉडी में अलग जगह शिफ्ट कर सकता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा लीथल डैमेज ना ले। इनोसुके अपने बोन्स को भी डिसलोकेट करके अपने अपोनेंट पे अनप्रेडिक्टेबल अटैक कर सकता है, और अपने बोन्स को डिसलोकेट करके बहुत ज़्यादा थिन और नैरो जगह पे भी घुस सकता है। वही अगर हम ज़ेनित्सु की तरफ देखें, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर उसे लीथल डैमेज दिया गया तो वो उससे रिकवर नहीं कर पाएगा। अपनी स्पीड की वजह से वो ज़्यादातर अटैक्स को डॉज कर सकता है, लेकिन अगर उसे अटैक हिट किया तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज लेगा। इससे हम मान सकते हैं कि इनोसुके की ड्यूरेबिलिटी ज़ेनित्सु से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनोसुके 1-2 अटैक लगने से ही ढेर हो जाएगा, या फिर ज़ेनित्सु भी 1-2 अटैक लगने के बाद गिर जाएगा। ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी लंबे टाइम तक फाइट कर सकते हैं, हालांकि अपर मून्स के खिलाफ 1-2 हिट भी काफ़ी होते हैं। तो फिर चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है एंड्योरेंस। वेल, एंड्योरेंस का मतलब आप स्टेमिना से समझ सकते हैं, जिसका मतलब है कि कौन ज़्यादा देर तक अपना ग्राउंड स्टैंड कर सकता है। इस मामले में भी इनोसुके कहीं ना कहीं ज़ेनित्सु से बाजी मार लेगा। ज़ेनित्सु बड़े ही ठंडा ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके बहुत सी ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल लगातार नहीं कर सकता है। वहीं इनोसुके को अगर हम देखें, तो वो जल्दी से थकता नहीं है। ज़ेनित्सु तो ज़्यादातर डिमोटिवेट और डरा ही रहता है, लेकिन अगर वो सीरियस मोड में भी हो तो भी वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फाइट नहीं कर सकता है, जैसा कि हमने काइगाकू वाली फ़ाइट में देखा हुआ है। यहाँ तक कि ज़ेनित्सु अपने मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल 1 से 2 बार ही कर सकता है, जिसके बाद वो अपनी लिमिट पे पहुँच जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इनोसुके की, तो वो लगातार कई घंटों तक फाइट कर सकता है, जैसा कि हमने उसके और डोमा की फ़ाइट में देखा।
इनोसुके बिना थके लगातार अपने ब्रीदिंग फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेनित्सु कुछ टाइम के बाद अपने फॉर्म्स को यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि थंडर ब्रीदिंग को इस्तेमाल करते हुए पैर की मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि है ब्रीदिंग फॉर्म्स। इनोसुके यूज़ करता है बीस्ट ब्रीदिंग, वहीं दूसरी तरफ ज़ेनित्सु यूज़ करता है थंडर ब्रीदिंग। बीस्ट ब्रीदिंग इनोसुके ने खुद डेवलप की थी और इसके 11 नोन फॉर्म्स हैं जो सारे ही इनोसुके को आते हैं। वहीं दूसरी तरफ है थंडर ब्रीदिंग, जो कि एक ओरिजिनल ब्रीदिंग फॉर्म है जो कि सन ब्रीदिंग से डिराइव हुई थी और इसके 7 नोन फॉर्म्स हैं। लेकिन ज़ेनित्सु को इसके सिर्फ 2 ही फॉर्म्स आते हैं, जो कि है पहला थंडर क्लैप एंड फ्लैश और 7th फॉर्म रेजिंग थंडर गॉड, जो कि ज़ेनित्सु ने खुद डेवलप की थी काइगाकू से फाइट के अगेंस्ट। अगर हम बात करें कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्म ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं कहूँगा कि थंडर ब्रीदिंग ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें थंडर की स्पीड को मिमिक किया जाता है और लाइटनिंग स्पीड मूवमेंट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट ब्रीदिंग में बीस्ट की मूवमेंट को मिमिक किया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एंड रश्ड अटैक होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थंडर ब्रीदिंग बीस्ट ब्रीदिंग के ऊपर एज रखता है, इसी वजह से हम थंडर ब्रीदिंग को विनर घोषित करते हैं। तो अब चलते हैं अपने आखिरी क्राइटेरिया के ऊपर, जो है इनहेरिटेड एबिलिटीज़। ये एबिलिटीज़ वो हैं जिनके साथ हमारे कैरेक्टर्स पैदा होते हैं और ये इनके पास हमेशा से होते हैं, जैसे कि इनोसुके के पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस सेंस ऑफ टच है। वो हवा को भी टच करके अपने सराउंडिंग का पता लगा सकता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एको लोकेशन। वो अपने सराउंडिंग में कितने लोग हैं, यहाँ तक कि उनके इंटेंशन तक को जान सकता है। अगर कोई इनोसुके की तरफ किलिंग इंटेंट या फिर हार्म करने का इंटेंट रखता है तो भी इनोसुके को पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई उसके साथ फ्रेंडली इंटेंट की तरफ आता है तो उसे इस बात का पता नहीं चलता है। इससे हमें उसकी बीस्टली कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेनित्सु के पास बहुत ज़्यादा एडवांस सेंस ऑफ हेयरिंग है। छोटी सी छोटी वाइब्रेशंस तक को वो सुन सकता है। बहुत दूर की आवाज़ को भी वो बड़ी आराम से सुन सकता है, इसीलिए वो आंखें बंद करके भी फाइट कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ज़ेनित्सु आंखें बंद करके भी फाइट कैसे कर लेता है। वेल, क्योंकि उसकी हेयरिंग बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस एबिलिटी की वजह से उसके थंडर ब्रीदिंग में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की इनहेरिटेड एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और दोनों की ही एबिलिटीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे कि इनोसुके की एबिलिटी उसके बीस्ट ब्रीदिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है और वहीं ज़ेनित्सु की एबिलिटी उसके थंडर ब्रीदिंग को। रिजल्ट पे आने से पहले हम ज़ेनित्सु और इनोसुके दोनों के ही कुछ फीट्स के बारे में बात करेंगे। एनिमे की शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और लोअर रैंक के डीमन से फाइट करने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन एनिमे के एंड में आते आते ये दोनों हाशिरा लेवल के हो चुके थे और दोनों ही अपर मून्स तक से फाइट कर सकते थे। हम लोगों ने इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखने वाले हैं कि इनोसुके अपर मून 2 डोमा से फाइट करेगा कनाओ के साथ और ज़ेनित्सु अकेले ही अपर मून 6 काइगाकू से फाइट करेगा, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़े फीट्स हैं। इन्फिनिटी कैसल आर्क में हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट से फाइट करते हुए देखेंगे। कनाओ और इनोसुके मिलके फाइट करेंगे अपर मून 2 डोमा से फाइट के अगेंस्ट इनोसुके ने अपने पावर्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और जब कनाओ ने अपनी स्वॉर्ड को खो दिया था तो इनोसुके ने ही उसे उसकी स्वॉर्ड वापस ला के दी और उसका मोटिवेशन भी रिस्टोर किया। यहाँ तक कि जब डोमा ने इनोसुके को उसके पास्ट के बारे में बताया तब भी उसने अपनी विल पावर नहीं खोई, फाइट करता रहा। एक पॉइंट पे आके डोमा इनोसुके और कनाओ पे भारी पड़ने लगा था। तब कनाओ ने अपनी फ्लावर ब्रीदिंग की 6th फॉर्म यूज़ की और उसकी हेल्प करने के लिए इनोसुके ने अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की 11th फॉर्म इन्वेंट की और दोनों ने मिलके डोमा का सर काट दिया। वहीं दूसरी तरफ ज़ेनित्सु फाइट करता है अपर मून 6 काइगाकू से। नाउ काइगाकू और ज़ेनित्सु दोनों ही थंडर ब्रीदिंग का यूज़ कर सकते थे और दोनों ही सेम मास्टर से ट्रेन हुए थे। लेकिन काइगाकू को हराने के लिए ज़ेनित्सु अपनी थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म इन्वेंट करता है जिसका नाम था रेजिंग थंडर गॉड। ये फॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल था कि काइगाकू अटैक को देख तक नहीं पाता है और ज़ेनित्सु एक इंस्टेंट में ही काइगाकू का सर धड़ से अलग कर देता है। नाउ भले ही ज़ेनित्सु ने अकेले ही एक अपर मून को हराया था, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि काइगाकू एक नया अपर मून था और डोमा के कंपैरिजन में उसके आसपास भी नहीं था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनोसुके और ज़ेनित्सु दोनों ने ही एक अपर मून को हराया है और डोमा को हराने में इनोसुके का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था।
तो अब हम ये जान चुके हैं कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स एनिमे और मांगा के ख़त्म होते होते हाशिरा लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और दोनों ने ही एक एक अपर मून को हराया है। लेकिन क्या होगा अगर ये लोग आपस में फ़ाइट करें? वेल, इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनोसुके ज़्यादातर मामले में ज़ेनित्सु से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़ेनित्सु की स्पीड उसको बहुत ही ज़्यादा मेजर एडवांटेज देती है। अगर ज़ेनित्सु ने अपने थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म इनोसुके पे यूज़ किया तो इनोसुके उसको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा लंबी ये फ़ाइट खींचेगी उतना ज़्यादा ही इनोसुके एडवांटेज में जाने लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज़ेनित्सु की ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए फ़ाइट के लंबे चलने से इनोसुके को मेजर एडवांटेज मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इस मैच का रिज़ल्ट अपनी ऑडियंस पर छोड़ते हैं। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता के अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं और अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के लिए वोट भी कर सकते हैं। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।